एक अच्छी खबर, उड़ान भरेगा कोल्हान। जी हां, आज पूर्वी सिंहभूम के थालबुमगढ़ एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच एमओयू होना है और एमओयू के बाद सीएम रघुवर दास एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन करेंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद होंगे। और आपको बताएं कि ब्रिटिश काल में बना ये एयरपोर्ट 77 सालों से विकास की राह देख रहा था। 240 एकड़ में नए सिरे से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। सितंबर 2019 से इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जमशेदपुर के 40 किलोमीटर दूर इस एयरपोर्ट पर पहले चरण में 72 सीटर विमान उड़ान भरेंगे। इसके बाद यात्रियों को 370 सीटर एयरबस की भी सुविधा मिलने की संभावना है। भूमि पूजन के अलावे झारखंड सरकार एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश करने के लिए एमओयू होगा और इस एमओयू के माध्यम से इस थालबुमगढ़ एयरपोर्ट के विकास की जो है वो रूपरेखा तय की जाएगी। भविष्य में एक बेहतर एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा, आम लोगों के लिए सुविधा होगा और मेरा देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, किसान से लेके तमाम गरीब जो हवाई चप्पल में घूमते उनका भी सफर बनने का अवसर प्राप्त होगा। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। राजनीति में प्रियंका गांधी की आधिकारिक तौर पर एंट्री हुई है और उन्हें यूपी ईस्ट का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और के.सी. वेणुगोपाल को भी कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। तो प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस में उत्साह है। वहीं जेएमएम और जेवीएम ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को इससे फायदा मिलेगा, जबकि बीजेपी ने कहा कि प्रियंका के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2019 में मोदी फिर पीएम बनेंगे। तो प्रियंका जी आने से जरूर एक संगठन तो मजबूत हो गई। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी एक महासचिव बन गए। उनका आने से पार्टी को मजबूती जरूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है 2019 के चुनाव में जो है कांग्रेस की सरकार बनने की जो पूरी तरह से होगी। और अब दो ऐसे मूर्धन्य नेता उनके हो जाएंगे जिनके पूरे देश में जनता के बीच एक बेहतर अप्रोच होगा। जनता उन्हें स्वीकारेगी और खास करके आने वाले लोकसभा में हमें लगता है कि बेहतर परिणाम कांग्रेस दे पाएगी। देखिए, खुशी की बात है, एक महिला आई है पॉलिटिक्स में और ऐसे भी ये तो तय था कि वो आएंगी। इतना लेट से क्यों आई, वही मुझे हैरानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत वो युवा हैं और निश्चित रूप से एक्टिव भी होंगी और इसका अच्छा असर पड़ेगा विपक्ष पर भी। निश्चित रूप से डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर ही रही थी और आज विधिवत कांग्रेस में शामिल हो गई। ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात मैं नहीं मानता। और गोड्डा में जिला 20 सूत्री की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें जनप्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ गोड्डा विधायक ही मौजूद रहे। दरअसल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पूर्व निर्धारित बैठक को रद्द होने की सूचना दी गई थी, लेकिन बैठक शुरू होने की सूचना के बाद बैठक में नगर अध्यक्ष पहुंचे और बैठक को लेकर नाराजगी जाहिर की। विकास आयुक्त ने सफाई दी कि ये समीक्षात्मक बैठक अधिकारियों के साथ होनी थी, लेकिन सवाल ये है कि जब सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी तो उस बैठक में गोड्डा विधायक किस हैसियत से शामिल हुए थे। हालांकि इस पर प्रदेश 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने सफाई भी दी है। बैठकें ये जो है ना, ये अलग अलग है। जिला प्रभारी मंत्री जो बैठक करते हैं वो पूर्ण बैठक रहती है जिसमें सभी प्रकार के विषय उठा दिए जाते हैं, सभी सदस्य उसमें बोलते हैं। हमारा ये समीक्षात्मक बैठक था कि जो हमारी 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है इस जिले के अंदर, उसका हमको समीक्षा करना था कि हम किस स्थिति में खड़े हैं और उसका हमने समीक्षा किया। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा को देखते हुए मंत्री सरयू राय ने एमजीएम के अधीक्षक और एमजीएम कॉलेज के प्राचार्य के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में मंत्री सरयू राय ने पिछले 4 साल का ब्यौरा लिया है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा पर सवाल खड़े हुए थे और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे संज्ञान में लिया और इसे लेकर आगामी 28 जनवरी को एक बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और मंत्री सरयू राय शामिल होंगे और इसी बैठक को लेकर सरयू राय ने समीक्षा बैठक की है। 28 जनवरी को एमजीएम अस्पताल के बारे में, एमजीएम कॉलेज के बारे में और धनबाद में जो पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसके बारे में एक समीक्षा बैठक होगी। उसमें मुझे भी बुलाया उन्होंने और मैंने पूछा कि भाई पिछले 4 साल में कितने प्रयत्न हुए, कितने एक्सरसाइजेज हुई कि इसकी हालत सुधरे और उसका नतीजा क्या निकला। अगर मुख्यमंत्री ने 3 साल पहले कोई मीटिंग किया
उन्होंने अपना टोटल ये दिया है कि हमारे यहाँ कमी क्या है। धनबाद के सिंदरी में अमोनिया प्लांट निर्माण की आधारशिला धूमधाम के साथ बुधवार को रखी गई और इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि धनबाद से बीजेपी सांसद पशुपति नाथ सिंह, धनबाद मेयर और स्थानीय विधायक फूलचंद मंडल मौजूद रहे। आपको बताएं कि इसका निर्माण कार्य 2018 से ही चालू है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसका शिलान्यास नहीं किया गया था। सिंदरी खाद कारखाना खुलने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है कि आज से कार्य प्रारंभ हो रहा है, निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले जो पुराने कारखाना हटाने का काम हुआ कल लेकिन यह बहुत बड़ा कारखाना जो पिछले कारखाना था उससे 6 गुना कैपेसिटी का यह कारखाना होगा। 2 लाख मिलियन टन से 12 लाख, 6 गुना कैपेसिटी का यह कारखाना होगा। इससे डायरेक्ट रूप में 400 आदमी का मिलेगा, आउटसोर्सिंग के रूप में मिला के करीब 2 से 2.5 हज़ार होंगे और ऐसे जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि 50,000 से 1 लाख के रूप इससे लाभान्वित होंगे। धनबाद के कोयला नगर सामुदायिक भवन में चल रहे युवा सांसद कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांसद पीएन सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा को अपने सवालों के घेरे में लिया और युवा सांसद कार्यक्रम में धनबाद के कई स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने सांसद और विधायक से सीधा सवाल किया। बच्चों के सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा भी हक्के बक्के रह गए। आखिरकार कार्यक्रम के दौरान सांसद पीएन सिंह को कहना पड़ा कि आगे चलकर ये बच्चे जरूर एक बड़े नेता बनेंगे। तेवर देख रहा था छोटे छोटे बच्चे बच्चियां की जो बहुत उत्सुकतापूर्ण इस युवा सांसद में भाग लिया और अच्छे अच्छे प्रश्न खड़ा कर रही है, इसलिए मैंने शुभकामना दिया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा के मद्देनजर विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ राज्य पुलिस ने बेहतर समन्वय के साथ सुरक्षा का इंतजाम किया है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने के निर्देश जारी किए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस दोनों ये हमारे नेशनल डेज जो हैं, ये इन एनी केस हम लोग इसमें हमेशा अलर्ट रहते हैं। इसके लिए सभी ज़िलों को सूचना ऑलरेडी भेजी गई है और ये हमारी एक बेसिक जो ड्रिल होती है प्रिपेयर्डनेस की, उसका एक अहम हिस्सा है। और जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और विजिल रखी जा रही है। कोयलांचल में चाल धंसने से जिंदगी तबाह होने की खबरें मानो अब आम हो गई हैं। लोग कोयले का अवैध खनन करते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी पर सवाल उठते हैं। सजा का पैमाना तय होता है, लेकिन हालत जस के तस है। अवैध खनन का खूनी खेल, कोयले की चाल में 4 तबाह, ईसीएल की चूक का नतीजा। कोयले की काली चमक एक बार फिर लाल होते दिखी है। कोयले से जिंदगी चमकाने का ऐसा शौक कि सभी भूल गए अवैध रूप से कोयला काटने के वक्त हादसा भी हो सकता है। ग्रामीणों की इसी भूल ने हादसे का रूप ले लिया। निरसा के कापासरा आउटसोर्सिंग के पास ये ग्रामीण अवैध रूप से कोयला का उत्खनन करने पहुंचे थे। कोयला काटने के दौरान ही 10 फीट के दायरे में चाल धंस गई। चाल भी वहीं धंसी जहां ये कोयला काट रहे थे। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में 4 लोगों की मौत होने की अब तक खबर है। कोयले के अवैध खनन में फिर मौत। चाल धंसने से हुआ बड़ा हादसा। ईसीएल आउटसोर्सिंग से 10 मीटर की दूरी पर हादसा। क्या आउटसोर्सिंग के पास नहीं होते सुरक्षाकर्मी? निडर होकर ग्रामीण करते कोयले का अवैध खनन। ईसीएल की चूक ने ली लोगों की जान। चाल धंसने से अब भी कई लोग लापता। हादसों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब? इसको दोषी माना जा रहा है सर। एवरीबडी इज इन्वॉल्व। मुझे जो लग रहा है यहाँ सिचुएशन देखने पर, बिकॉज यहाँ बगल में लीगल माइनिंग चल रहा है और 10 मीटर भी नहीं है यहाँ इलीगल माइनिंग। और इसमें जो भी इसमें दोषी है, जो भी प्रबंधन का जो भी इसमें दोष है, जो कमियां हैं इसमें, उसको लेकर जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोयले का अवैध खनन के दौरान चाल धंसने का ये पहला हादसा है। स्थानीय मानते हैं कि अवैध खनन के खेल से हर कोई वाकिफ है, पर हर बार इन हादसों के जिम्मेदारों पर सजा का पैमाना तय होता है, पर हकीकत जस के तस है। वैसे इस बार ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कि बातें बराबर होती हैं
कि बंद होगा, बख्शे नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रशासकीय तक। लेकिन घटनाएं होती रहती हैं, आउटसोर्सिंग चलते रहता है। चालू खदान के पास इतना बड़ा हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उन जिम्मेदारों पर उठा रहा है कि हर हादसे के बाद जब कार्रवाई की जाती है तो ऐसे हादसे फिर होते कैसे हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। रांची पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार रुपेश विश्वकर्मा पर औरंगाबाद में एक ज्वेलरी दुकान से 40 लाख की लूट समेत बिहार झारखंड में कई लूटकांड को अंजाम देने का आरोप है। बिहार के औरंगाबाद में पिछले साल दिसंबर में एक ज्वेलरी दुकान में 40 लाख की लूट की खबर तो आपने सुनी होगी। लूट की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस को खबर ये लगी कि झारखंड गढ़वा के रहने वाले रुपेश विश्वकर्मा ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब रुपेश विश्वकर्मा की धरपकड़ के लिए अपने ऑपरेशन पर काम कर रही थी और आखिरकार पुलिस को रांची में कामयाबी मिल ही गई। ख्यात अपराधकर्मी जो उस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड था, रुपेश विश्वकर्मा, ये मूलतः गढ़वा के भावनाथपुर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये भी जान लीजिए कि रुपेश विश्वकर्मा है कौन। बिहार के औरंगाबाद में लूट की वारदात के बाद चर्चा में आया। ज्वेलरी दुकान से 40 लाख की लूट का है मुख्य आरोपी। बिहार झारखंड में लूट की बड़ी वारदातों को दे चुका है अंजाम। ट्रेन में लूटकांड का आरोपी है रुपेश विश्वकर्मा। रांची में बड़ी लूटकांड को अंजाम देने की फिराक में था रुपेश। ये पूर्व में भी कन्विक्टेड क्रिमिनल है और 8 इस तरह की जघन्य डकैतियों को ये पहले अंजाम दे चुका है, जिसमें ये ट्रेन डकैती भी करने में माहिर है। पुलिस ने न सिर्फ रुपेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है, बल्कि उसके पास से मिले हथियार इस बात के सबूत दे रहे हैं कि वो रांची में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक कार्बाइन, 2 मैगजीन, 7.62 mm का 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 देसी कच्चा और 23 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही लूट के जेवरात और नगद 2,05,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके पास से 3 देसी कट्टे, एक 9 mm का पिस्टल और एक रेगुलर कार्बाइन 2 मैगजीन्स के साथ बरामद हुई है। डकैती जो इनके द्वारा की गई थी ज्वेलरी शॉप में, वहाँ से लूटा हुआ लगभग 2 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी भी इसके पास से बरामद हुई है। रुपेश की गिरफ्तारी औरंगाबाद और झारखंड पुलिस के साथ रांची वासियों के लिए सुकून देने वाली खबर है। उम्मीद की जा सकती है कि इस गिरफ्तारी से पुलिस का हौसला बढ़ेगा और वो अपराध पर लगाम लगाने में सफलता हासिल करेगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से नकली नोट के 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 52,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ जितवान उरांव ने बताया कि पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से पहले रूपलाल हांसदा, सुनील टोप्पो और मसीह भास्को को गिरफ्तार किया। इसके बाद इनकी निशानदेही पर श्रीकांत उर्फ शंकर महतो को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने नेपाल के रास्ते नकली नोट के कारोबार करने की बात कबूली है। दक्षिण छोटानागपुर जोन में साल 2018 में पुलिस को कई उपलब्धियां मिली। इसे लेकर रांची जोन के टीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें पत्थलगड़ी हत्या, लूट, चोरी, महिला हिंसा, अफीम कारोबार के साथ नक्सल अभियान को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये साल पुलिस के लिए काफी उपलब्धियों भरा रहा है। अफीम के विरुद्ध लगातार क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है, खासकर खूंटी और रांची रूरल के क्षेत्र में। और वर्ष 2018 में कुल 42 कांड दर्ज हुए और 81 अपराध कर्मियों को जो इसमें शामिल थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और करीब 106 एकड़ में जो अफीम की खेती है उसको विनष्ट किया गया है। इसी वर्ष जो है पत्थलगड़ी जो एक विकराल समस्या के रूप में सामने आई थी, खासकर खूंटी, रांची रूरल और अन्य कुछ क्षेत्रों में, उस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में पुलिस सफल रही है।
हजारीबाग स्वच्छ हो, सुंदर हो, इसे लेकर नगर निगम की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। निगम के इस कार्य को तब और बल मिला जब सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा सफाई कर्मियों के साथ रात में सफाई के लिए निकल पड़े। जयंत सिन्हा ने बस स्टैंड, नवाबगंज रोड और झंडा चौक पर खुद सफाई की और साथ ही लोगों को स्वच्छ रहने और आसपास के इलाकों को साफ रखने का आह्वान किया। हमारा स्वच्छ और हरित हजारीबाग पिछले कुछ दिनों काफी गंदा हो गया था और कूड़ा काफी जगह आप लोगों को नजर आ रहा था, पर पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सफाई की है और हमारा हजारीबाग फिर एक बार स्वच्छ और हरित हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग काम करते रहिए, सफाई करते रहिए और हम लोगों को बहुत गर्व होगा अपने हजारीबाग में, क्योंकि अपना हजारीबाग अपने बच्चों के लिए सुंदर रहेगा, स्वच्छ रहेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर रांची नगर निगम इस बार पूरी तरह से तैयार है। रांची महापौर की माने तो उन्हें कूड़ा उठाव को लेकर साफ सफाई तक में पिछले साल के मुकाबले बेहतर पॉइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन दो बातें ऐसी हैं जिनमें पॉइंट्स घटने की भी चिंता है। 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण में रांची को उम्मीद। 2018 में रांची नगर निगम रहा था 21वें पायदान पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए रांची नगर निगम तैयार है। निगम इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगा रहा है। हालांकि दो बातें ऐसी हैं जिसे लेकर निगम को डर है कि कहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में उसके पॉइंट्स न कट जाएं। गीले कचरे का सेग्रीगेशन और डिस्पोजल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का न लग पाना। जो गीला कचरा है उसका हम डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। सीवरेज ड्रेनेज में थोड़ा बहुत हमारा अंक कटेगा, जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम नहीं बना पाए। 5000 नंबरों का हमारा ये इस बार का सर्वेक्षण है और ये पूरा सर्वेक्षण का हमें लगता है हम 2 में 50 होंगे, बाकी हम आगे निकल जाएंगे। 5000 पॉइंट्स के स्वच्छता सर्वेक्षण में केंद्रीय टीम राजधानी वासियों से 7 प्रश्न पूछेगी, जिसमें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, साफ सफाई, पार्कों की स्थिति से जुड़े अहम सवाल होंगे। रांची के लोगों की माने तो पिछले साल की तुलना में रांची नगर निगम ने अच्छा काम किया है। इस बार तो अच्छे से रैंकिंग होगी, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अभी रांची बहुत ही बेहतर मतलब स्वच्छता के काम में आगे है अभी, और बहुत चीज सुधार हुई है। पहले की तुलना में तो जरूर अच्छा साफ हुई है और हो भी रही है, स्वच्छता काम हो रहा है। और घर में जैसे पहले था ना, कभी कभी हफ्ता दिन या 10 दिन पर एक बार आता था, अभी डेली आ रहा है लड़का। रांची नगर निगम ने काम तो अच्छा किया है और जनता भी इसकी सराहना कर रही है। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम ही ये तय करेगा कि रांची पिछले साल की तुलना में साफ हुई है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कैमरामैन प्रदीप के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड सरकार गुमला के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों ग्रामीण युवतियों को सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का सराहनीय काम कर रही है। सरकार के इस प्रयास से ग्रामीण युवतियों में उत्साह है और प्रशिक्षण केंद्रों पर ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कैंपस में ही बाहर से आने वाली कंपनियां युवतियों को रोजगार का ऑफर लेटर भी दे रही हैं। अब तक सैकड़ों युवतियों को रोजगार भी मिला है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ये सब सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे बखूबी विस्तार रूप से बताते हैं और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, खासकर उन बच्चों को जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। और खासकर ये एक निःशुल्क प्रशिक्षण है, जिसके द्वारा ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही साथ हमारा जो सरकार की ओर से ये जो पहल है, ये एक अच्छा है। सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर ट्रेनिंग, डोमेन ट्रेनिंग, इस तरह की सारी जानकारी उनको दी जाती है तथा उन्हें पढ़ाया जाता है। इसके बाद बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आती हैं तथा इनको नौकरी मिले जाती है। सैकड़ों लड़कियां यहाँ से जाके आज बड़े बड़े शहरों जैसे कि बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है तथा अपने घर का और खुद का भरण पोषण कर रही है। और गुलान फाउंडेशन की ओर से रांची टाटा मार्ग पर सूर्य मंदिर के नजदीक भगवान बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची मूर्ति निर्माण कार्य की नींव की ढलाई का काम
बुधवार से शुरू हो गया है। मुंडो के सूर्य मंदिर के पास पहाड़ को काटकर 15 फीट नीचे से ढलाई शुरू हुई है। रांची टाटा मार्ग पर भगवान बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होने से इस क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ बढ़ेगी। एक अदना सा व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ा, उंगलान छेड़ा, वो भगवान बिरसा मुंडा, और उनका विचार जितना बड़ा था उससे कहीं ऊंचा उनका प्रतिमूर्ति भी होगा। ये स्टैच्यू ऑफ उलगुलान के माध्यम से हम लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का विचार जितना इसका ऊंचाई है उससे कहीं और बड़ा उनका विचार था। बिरसा मुंडा का प्रतिमा जो आदम कद होगा, 185 फीट ऊंचाई होगा उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नींव पर आज पहली बार कंक्रीट